गंगापुर सिटी में सोशल मीडिया के में एक जाने माने चेहरे हैं। इनकी बातें बहुत सार गर्भित होती है। यदि कोई उन बातों को अपने अंदर उतार ले, हालांकि सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें हैं, लिखने को बहुत कोटेशंस होते हैं, बहुत समझने वाली बातें होती है, लेकिन हम अपने जीवन में कितनी बातों को उतारते हैं ये हम खुद जानते हैं। आज आज जितने भी लोग हैं, अलग अलग बातें, अलग अलग कोटेशंस, लोगों के विचार, सुविचार रोज डालते हैं, लेकिन क्या हम उन बातों को अपने अंदर उतारते हैं? शायद हर व्यक्ति नहीं, शायद मैं भी नहीं, हर बात को मैं भी नहीं उतार पाता। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति कोई आपको सुविचार लिखता है या अपने मन की भावना लिखता है, उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए और कम से कम उन सुविचारों को अपने अंतर मन में उतारिए, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो सके, हम उन बातों पर चल सके जो वह व्यक्ति कहना चाह रहा है। मैं पर्सनली किसी के लिए नहीं कहूंगा कि उस व्यक्ति की बात मानना ही जरूरी, लेकिन हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं तो हम सामाजिक परिवेश के नजरिए को देखते हुए सभी बातों का ध्यान रखें, और जो बातें हमें एक अच्छा मुकाम देती है, हमें अच्छी पहचान दिलाती है, समाज में कुछ कर गुजरने की क्षमता प्रदान करती है, ऐसी बातों को हम विशेष रूप से नजर में लाएं, अपने जहन में उतारें और उन बातों पर अमल करें। अब हमारे साथ है सोमेश्वर टटवाल जी, हम इनसे वार्ता करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी से काफी लोग दावेदारी कर रहे हैं गंगापुर सिटी में। वर्तमान विधायक रामकेश मीणा है, वंदना मीणा है, रघुवीर मीणा है, इस्माइल खान है और सुबह सिंह सेमड़ है। भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी लंबी लिस्ट है। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर है, हेमंत शर्मा है, CL सैनी है, गोपाल शर्मा, गोपाल भाई स्लेट, बद्रीलाल मीणा, मिथिलेश व्यास, दीपक सिंघल, संजय गोयल, काफी लंबी लाइन है। कांग्रेस की बात करें तो आप किस व्यक्ति के बारे में, किस व्यक्ति को संभावना है कि कांग्रेस का टिकट मिलेगा? सर, प्रथम तो पंकज भैया मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत बढ़िया निष्पक्ष जो है पत्रकारिता करते हैं और अच्छा लगता है। आप बिकाऊ पत्रकार नहीं है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं, मेरे 31,000 फॉलोअर्स है, एक आईडी पे, दूसरी पे 8,000 है, तीसरी 5,000, यानी 45,000 पूरे फॉलोअर्स है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी आपने पूछा था कांग्रेस का कौन होगा, तो जहाँ तक मुझे जो रुझान आ रहे हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ रामकेश मीणा ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ये तो है आपकी कांग्रेस की बात। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात। तो भारतीय जनता पार्टी को जो जीवित रखा है वो सिर्फ एक ही इंसान है। उसने लगातार 5 साल तक इस भारतीय जनता पार्टी को जीवित रखा है। चारों मंडलों की उन्होंने स्थापना की है। तलावड़ा मंडल है हमारा, वजीपुर मंडल है, ग्रामीण मंडल है और गंगापुर मंडल है। उन्होंने फिर प्रत्येक बूथ की स्थापना की है, बूथ की कार्यकारिणी की स्थापना की है, 21 सदस्यों की। तो उन्होंने लगातार पिछले 5 साल तक काम किया है। उसके बाद में गंगापुर के अंदर कहीं भी कोई अप्रिय घटना हो जाती है या किसी के बच्चे का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो वहाँ पर भी वो गए हैं। तो लगातार गंगापुर विधानसभा में आम जनता के प्रति उनका रुझान रहा है। उनके सुख दुख दर्द में उन्होंने हमेशा सहभागिता निभाई है। कई बार देखा है कि बहुत से लोगों की अग्नि पीड़ित हुए, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पर वो गए हैं। तो जो वो है शख्स जो लगातार आम जनता के बीच में रहा है, उसको ही टिकट मिलना चाहिए। सर, यदि और चेहरों की बात करें तो काफी लंबी लाइन है, काफी लंबी लिस्ट है लोगों की। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है, काफी बड़े बड़े नाम है, काफी बड़े बड़े चेहरे। बिल्कुल मैं आपकी बात से समर्थन करता हूँ। बहुत से लोग अभी जिन्होंने ज्वाइनिंग भी करी है, तो उन लोगों को जो मेरा मानना है कि मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अभी हम शादी करते हैं बेटे की और वो बहू आ जाती है, तो हम बहू को आते ही उसको हम पूरे मकान की चाबी नहीं देते हैं। बिल्कुल, थोड़ा हमको उस पर देखते हैं, उसके कार्य को देखते हैं कि वो माहौल में ढलती है कि नहीं ढलती है, उसके बाद ही हम उसको मकान की चाबी देते हैं। तो अगर कोई नया उम्मीदवार जिन्होंने हमारी भाजपा ज्वाइन करी है उसको अभी पार्टी टिकट नहीं देगी, ये मेरा मानना है, माई पर्सनल ओपिनियन। पार्टी में कहीं 1% चांस ऐसा हो जाए कि लोगों की राय जो है वो तो लोगों के सामने आ ही रही है, लेकिन टिकट यदि किसी और व्यक्ति को मिल जाता है तो? देखो, अगर अब टिकट किसी और को मिल जाता है तो फिर वो जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो यहाँ का एक नेता मान रखा है, जिसके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। अभी कोई हमारे पास में नया पैराशूट उम्मीदवार आ जाता है
तो इतना हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे उसके साथ में। तो जो आदमी आएगा उसको यही पता नहीं है कि कितने तो इतने मंडल है, कितने इसकी कार्यकारिणी है, कितने बूथ है, बूथ के जो 21 सदस्यीय कमेटी के जो सदस्य वो कौन कौन है, इतनी जल्दी वो नहीं सीख पाएगा, तो वो अपनी जानकारी भी नहीं ले पाएगा, तो वो जुड़ भी नहीं पाएगा कार्यकर्ताओं के साथ में। और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी वो लगातार सभी कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। आज एक आवाज पर मैं आपको बताता हूँ 50,000 या 40,000 कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलो, एक आवाज पे उनके मतलब बाईपास पर 40,000 कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाए, 50,000 कार्यकर्ता। अच्छा, राजस्थान की यदि बात करें तो उधर काफी लोगों ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये लोगों ने अपनी भाषा में बोला रेवड़ियां बांटना जिसे कहते हैं वो काम किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात करें कि सरकार रिपीट होने जा रही है 2030 तक की बात करें, इधर भाजपा की बात करें तो भाजपा पूरी तरह सरकार बनाने की बात कर रही है। राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पब्लिक का मैंडेट किस ओर जा सकता है, पूरी राजस्थान की पब्लिक का? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जो राजनीतिक कैरियर है, जो मैं अभी पिछले 7 साल से मैं हूँ राजनीतिक कैरियर में, पहले मैं सोशल मीडिया में ही ज़्यादा एक्टिव रहता था। जैसे मेरी एक्टिवनेस बढ़ी, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने चुना, IT सेल मुझे दिया, से संयोजक मुझे बनाया, बूथ अध्यक्ष मुझे बनाया, आज मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि रिपीट तो होगी सरकार, बीजेपी की आएगी, भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी 100%, क्योंकि यहाँ पर आप देखा है कि यहाँ बहुत सारे बलात्कार यहाँ हुए हैं, बहुत सारी हत्याएं होती है। अशोक गहलोत बिल्कुल उन्होंने जो कहिए कि कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। उसके बाद इन्होंने जैसे कि अभी मोबाइल बांटना शुरू किया, तो कुछ लोगों को बांट दिया, कुछ लोगों को नहीं बांटा, वो तो योजना ही बंद हो गई है। वो योजना ही बंद हो गई। तो उससे भी आम जनता बहुत से जिनको नहीं मिला वो नाराज है कि हमने क्या किया भाई, हमको मिलना चाहिए था। तो वो लोग भी उनको कांग्रेस को वोट नहीं देंगे जी। आपकी एक बात ये हो गई। उसके बाद में आवाज आई रोजगार, आनन फानन में उन्होंने फटाफट घोषणा कर दी, इतनी हम नौकरियां देंगे, इतनों को रोजगार देंगे, वो सारी घोषणाएं रह गई। नर्सिंग भर्ती 2013 के बारे में मैं आपको आपके संज्ञान में डालता हूँ। नर्सिंग भर्ती 2013 अशोक गहलोत जी ने शुरुआत की थी, 15,773 पर उन्होंने मतलब जो है पोस्ट निकाली थी, वो घट के उनकी ही भर्ती थी जो मात्र 11,000 पे पोस्टिंग हुई थी। बकाया फिर बीजेपी सरकार आई, अब कांग्रेस आ गई, तो उस कांग्रेस सरकार में भी वो पूरी नहीं हुई है। तो नर्सिंग भर्ती 2013 के सारे ही बच्चे हैं, उसमें एक मेरा भी बेटा भी है, तो हम उन बच्चे के जो परिवार है वो बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। भाई तुम्हारी भर्ती थी नर्सिंग भर्ती 2013 गहलोत सरकार की भर्ती थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। 2023 में 10 साल में जो भर्ती पूरी नहीं हुई, तो हम क्यों देंगे वोट अशोक गहलोत को? राजस्थान का ये भी देखा है कि अब तक लगातार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं रही, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। बिल्कुल, अगर हम रोटी को लगातार अगर रोटी को भी नहीं पलटेंगे तो रोटी भी जल जाती है। बिल्कुल। ये सोशल मीडिया का एक बहुत ही अच्छा वो है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। तो रोटी को पलटनी पड़ती है, ये तो सरकार है। अगर यही सरकार आती तो ये तानाशाह बन जाती, तो उसको सुधारने के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। और मेरी जो मन की फीलिंग है वो मैं आपको बता दूं, शायद मुख्यमंत्री यहाँ पर भी योगी होगा। ये तो वक्त ही तय करेगा कि कौन सीएम का। लेकिन आप आए हैं तो मेरा जो मन में है, मेरी जो फीलिंग है वो यही है कि यहाँ भी योगी होना चाहिए। बाबा बालकनाथ यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो तो मजे आ जाए, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए और यहाँ भी रामराज हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और यदि भाजपा की सरकार बनती है तो अब देखना ही होगा कौन सीएम बनेगा, और आपका कहना है कि बाबा बालकनाथ यहाँ सीएम बनने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और हमारे ऊपर आप बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। सदैव प्यार है। दीपावली पे भी आप आए थे मेरे पास में, और अभी आप आए हो, मुझे बहुत खुशी होती है। आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार, निडर पत्रकार, जो कभी किसी से नहीं डरता है, जो भी किसी प्रकार का भ्रष्ट नहीं है, किसी से 1 रुपया नहीं लेता और अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, ऐसे को मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे के लिए मैं नतमस्तक हूँ। धन्यवाद सर। ओके सही भाई। अच्छा, मैं आपसे, आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहूंगा, यदि आपको वॉइस की प्रॉब्लम, यदि आवाज नहीं आती है तो आप मेरे नंबरों पर कॉल करके बता सकते हैं। हम वापस से गंगापुर की जो जानी पहचानी दुकान है और लोग जानते ही है नाम से, गंगापुर इलेक्ट्रॉनिक। आप कोई भी आइटम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं, सभी तरह के आइटम्स। हमारे सुरेंद्र जो मित्तल जी हैं वो
ए से लेके जेड तक टोटली आइटम यहाँ रखते हैं, कुछ भी एनी आइटम। तो हम बात करते हैं मिस्टर सुरेंद्र मित्तल जी से। हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और हर संभव मदद हर किसी की करने को सदैव तत्पर रहते हैं। सर, राजस्थान में चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगाई जा चुकी है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में टिकट का वितरण नहीं किया गया, किसी को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी से काफी लंबी लाइन है और भाजपा से भी काफी लंबी लाइन है। कांग्रेस से किसको प्रबल दावेदार मानते हैं आप टिकट का? कांग्रेस से तो प्रबल दावेदार वर्तमान विधायक रामकेश जी मीणा ही होने चाहिए, क्योंकि वो वर्तमान विधायक भी हैं और गंगापुर सिटी को उन्होंने कई सौगातें भी दी हैं। इस हिसाब से उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए मेरी नज़र। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हेमंत शर्मा है, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर है, गोपाल शर्मा, गोपाल भाई सिलेट, CL सैनी, दीपक सिंघल, काफी लोग हैं, मिथिलेश व्यास, संजय गोयल। किसकी संभावना हो सकती है? संभावना की बात करें तो CL सैनी जी का भी नाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और काफ़ी अच्छी संख्या में उनके साथ हुजूम रहता है। पर जहाँ तक टिकट किसको मिलना चाहिए, जिसने 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई है और काम किया है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो मान सिंह जी गुर्जर को ही टिकट मिलना चाहिए और वो ही इसके हकदार हैं। अच्छा, राजस्थान की यदि बात करें तो सरकार किसकी बन सकती है? राजस्थान में सरकार पहले भी बिल्कुल लगभग थोड़े सा ही अंतराल से हार जीत हुई थी। उस हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जो ट्रेड चला आ रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का, मुझे लगता नहीं इस बार बदलेगा। क्योंकि इस बार पिछली बार जो मैटर था उसमें एक बात थी और एक जो डायलॉग चल रहा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो इस बार उसको देखते हुए मोदी के चेहरे पे भी ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मोदी को हर कोई पसंद करता है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं बीजेपी इस बार पिछड़ जाए। अच्छा, नरेंद्र मोदी की यदि बात करें तो आज वर्ल्ड के सबसे पावरफुल नेता माने जाते हैं। कभी ऐसा हमने कोरोना में भी हमने देखा कि हालांकि विपक्ष दोनों होते हैं, किसी ने बोला कि थाली ठीकरे बजवा दिए, दीपक जलवाई। आखिर मोदी जी की बातों में इतना दम क्यों है, इतना वजन क्यों है कि वो जो कहते हैं रात को 8 बजे आते हैं, भाइयों बहनों कहते हैं और पूरा हिंदुस्तान उनकी एक बात पर उनके पीछे लग जाता है। देखो, मोदी जी का नाम आते ही एक अलग सी ऊर्जा लोगों में पैदा होती है। मोदी जी ने जो किया है वो कभी किसी नेता ने नहीं किया। उन्होंने क्या कहा है, जो कहा है वो करके दिखाया है। और आज जो पूरा वर्ल्ड भारत को जिस दृष्टि से देखता था, उनकी पूरे वर्ल्ड की दृष्टि बदल गई है। पूरा वर्ल्ड आज भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रहा है, वो केवल मोदी जी की देन है। जहाँ तक इंटरनल बात की करें तो आज मोदी जी ईमानदारी के नाम पर तो उस पर कोई धब्बा लगा ही नहीं सकता। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात उनकी चरितार्थ हुई है। और उन्होंने जो जनता ने जिस लिए उनको चुनकर भेजा और जिन मुद्दों को चुन लेकर भेजा, उन्होंने एक एक मुद्दों को उनको सही किया, सार्थक किया, उनको धरातल पर लाए। चाहे उसमें उनका चुनावी नुकसान या फायदा कुछ भी हो, उन्होंने वो काम किए जिसको जनता चाहती थी। और मोदी जी अपने आप में एक नाम है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों में अपने आप में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मोदी एक नाम ही ऊर्जा का स्रोत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी मोदी जी, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे विदेश में, किसी भी कंट्री में जाए, मोदी के ही जयकारे लगते हैं। ये मोदी नाम बहुत बड़ा हो गया। क्या इस नाम का कोई विकल्प हो सकता है आने वाले समय में हिंदुस्तान में? विकल्प का तो अभी तो कोई विकल्प लग नहीं रहा है। जिस हिसाब से विपक्षी पार्टी के पास राहुल गांधी नाम है, तो उस हिसाब से तो विकल्प लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के पास जब तक गांधी परिवार है तब तक कोई बड़ा नाम आ नहीं सकता और कोई बड़ा नेता उभर नहीं सकता। तो मोदी जी का अभी विकल्प
मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि आगामी 5-10 साल तक मोदी जी का कोई विकल्प भारत में हो। अच्छा, किसी समय पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी की सरकार हुआ करती थी, सरकार थी उस समय, उस सरकार को गिरा दिया गया था। तो अटल बिहारी जी ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी में दोनों में बहुत अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी एक शांत नेता थे और मोदी एक जवाब देने वाले नेता हैं। वो हर चीज को सोच समझकर बोलते थे, पर ये करके दिखाते हैं और इन्होंने करके दिखाया है और आज भारत को विश्व शक्ति बनाया है। तो कोई ना कोई चीज, जब मोदी जी पहली बार जीते थे तो लोग कहते थे ये विदेशों के दौरा कर रहे हैं घूमने के लिए, सब देशों में घूमे थे और आज हमें पता चल रहा है कि क्यों इन्होंने इतनी घूमने के बाद क्या भारत को दिया। आज भारत विश्व पर राज करने की स्थिति में है। रसिया का अभी युद्ध हुआ था तो वहां भी जब सारा वर्ल्ड रसिया के खिलाफ था तो रसिया से निम्न दरों पे तेल आयात किया और भारत को फायदा पहुंचाया। तो हर चीज में ये अच्छा सोचते हैं और देश के हर व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं, यही इनकी खासियत है। अच्छा, एक बात और, जैसे कि अभी पिछले 5-7 साल पहले पाकिस्तान आए दिन मोर्टार दागता था हमारे हिंदुस्तान पर, हमारी सीमाओं पर। उन्होंने कई बार आतंकी हमले किए, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा था कि खुद मोदी जी ने इस बात को कहा था कि एक दिन कटोरा हाथ में लेना पड़ेगा। चीन आंखें दिखाता था बॉर्डर पर, आज वो स्थितियां सब बैक हो चुकी है, दोनों देश बैक हो चुके हैं, दोनों क्या सारे देश गए। क्या इतनी पावर क्षमता मोदी जी के अंदर कहां से आई? पहले जो चलता था वो केवल देखते थे, बातों के जवाब बातों में ही दिया करते थे। मोदी जी जब से आए उन्होंने उनको जवाब दिया है। आतंकवादी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी तो उनको लगा कि ऐसा नहीं है, ये सुनने वाले नेता हैं। अब भारत बहुत जाग चुका है और वो जवाब देना जानता है। और भारत की शक्ति के बारे में तो पहले से ही लोग जानते थे। आदिकाल से भारत एक शक्ति रहा है, बस कुछ समय के लिए वो अपनी शक्तियों को भूल चुका था। जो हनुमान जी वाली शक्ति थी वो आकर मोदी जी ने जगाई है और उसको सार्थक किया है। और अब जो भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं वो जानते हैं कि अगर हम सही हैं तो भारत सही है, हम गलत है तो भारत उसका जवाब देना जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि तुम आंख उठाकर देखो, हमारी तरफ से सीधा गोला आके आपके ऊपर गिरेगा। और सर्जिकल स्ट्राइक इसका साक्षात उदाहरण है। आज दोनों देश जो हमारे विपक्षी देश है, चीन और पाकिस्तान, उनकी स्थितियां पूरे विश्व भर में सबको पता है। तो अभी हम आगे और भी लोगों से बातें करने वाले हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हमें बताए, लोगों को सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो कुछ पहले वाली लाइव में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचाई, इस वजह से हमने वापस से यहाँ नए बाजार से आपको लाइव वीडियो लेकर आए। हम आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लगातार शेयर करते रहे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और लोगों के मन में क्या है, क्या सोचता है गंगापुर, क्या कहता है गंगापुर, और मन में क्या दबाए बैठा है गंगापुर, वो आप लोगों के सामने हम आवाज आपकी न्यूज के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई अपडेट के साथ, आवाज आपकी न्यूज पर पंकज शर्मा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।